तो देखिए, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हमारे अकाउंटिंग में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो हमारे कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी बात करते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं अपने स्टडी के ड्यूरिंग पढ़ा होगा। देखिए, जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि जी हम कैसे सीखेंगे, यहाँ पर तो हमारे बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जो पहले से अकाउंटिंग जानते हैं, हम उनके सामने कमजोर पड़ते नजर आएंगे, वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा जल्दी चीजें सीख पाएंगे। तो ये सिर्फ एक भ्रम है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हम सभी जानते हैं इस बात को। कई बार चीजें बिल्कुल नए सिरे से जीरो से करना, जीरो से सीखना कंपैरेटिवली बेहतर होता है किसी थोड़ी बहुत आधी अधूरी सीखी हुई चीज को पूरा करने में। होता है ना, मान लो किसी ने कोई आधा अधूरा काम कर रखा है, उसको पूरा किया जाए एक तो, और एक वो किसने कुछ नहीं कर रखा, वो बिल्कुल जीरो से करे। तो कई बार देखने को मिलता है कि जो क्लैरिटी है, क्वालिटी है, वो जो बिल्कुल शुरू से कर रहा है उसमें ज्यादा आती है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि उसे कुछ नहीं पता, जो सिखाया जा रहा है उसने उसी हिसाब से करना है, और वो डेडिकेटेड फोकस के साथ चीजों को कर लेता है। लेकिन जिसको पहले से आता है, जिसने पहले से थोड़ा बहुत कुछ बना रखा है आधा अधूरा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि वो अपनी चीजों को तुलनात्मक तौर पर लेता है कि अच्छा ये चीज तो ऐसे होती है, थोड़ी बहुत मुझे आती है। कई बार उसकी वजह से लापरवाही भी हो जाती है कि क्लास में इतना कराया, ये तो मुझे आता है, कोई बात नहीं है, मैं देख लूंगा। लेकिन पता चलता है कि जब सही मायने में परफॉर्म करने का समय आता है तो वहां गैप रह जाता है कुछ चीजों में, और वो गैप फिर दिक्कत दे देता है। तो चलिए जी, मेरे इस मतलब से, मतलब इस डिस्कशन से आप सभी को हिंट मिल गई होगी, और वो ये है, डियर, आप पहले से चाहे जो जानते हैं अकाउंटिंग के बारे में, आने वाली अगली एक दो तीन क्लासेस में, ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्लास मैक्सिमम, उतने में पहुंच जाएंगे हम उस लेवल पे। आगे आने वाली 2 से 3 क्लासेस तक आप लोग जो पहले से जानते हैं उसे बिल्कुल साइड में कर दें। बिल्कुल साइड का मतलब है, ऐसे मान के चलो कि अगर कोई फाइल आपके दिमाग में है, जैसे कंप्यूटर में होता है, वहां से उठाओ और उसे किसी ड्राइव में हाइड कर के रख दो उसको। जब मैं कहूं तब उसे आप ओपन कर लेना, और उस समय आपको पूरी छूट होगी। जो आप पहले से जानते हैं उसके साथ जो अभी सीख रहे हैं उसको एकदम कंपैरेटिव वे में पढ़ करके समझ करके जो सवाल होंगे सारे जवाब दूंगा। लेकिन जब मैं अभी इस पूरे प्रोसेस को आप लोगों को सिखाऊंगा बहुत एलिमेंट्री फंडामेंटली, तो वहां पर आप सिर्फ उतने पर ही फोकस करेंगे जितना मैं आपको सिखा रहा हूं, उतने को ही देखने की कोशिश करेंगे जो मैं दिखा रहा हूं, उसके आजू बाजू की चीजों को इग्नोर करेंगे। इसके लिए एक बड़ा सटीक एग्जांपल देता हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, कुछ ने ना देखा हो। पहले शायद आप भी होते होंगे, घोड़ा तांगा, मतलब बैलगाड़ी टाइप से घोड़ा तांगा होता था, जिसमें घोड़ा बेसिकली उस जो बैलगाड़ी टाइप की होती है उस गाड़ी में उसको खींचता था। लोग पहले ट्रेवल इसी के जरिए करते थे, तांगा जिसको बोलते हैं, बिल्कुल। उसमें आप उस घोड़े को देखिए, उसकी आंखों में ना दोनों तरफ एक इस तरह से वो, मतलब पट्टी सी बनी हुई होती है। आप देखेंगे तो आंख वाले एरिया पर 2 पट्टी होती हैं जो बेसिकली उसकी आंख को, लेफ्ट वाली आंख को लेफ्ट साइड से, राइट वाली आंख को राइट साइड से कवर कर देती हैं। इसका मतलब कि वो इधर उधर ना देख सके, अपने लेफ्ट राइट ना देख सके, उसे सिर्फ कहां देखना है, सिर्फ सामने जो उसकी डायरेक्शन। तो मैं वही कह रहा हूं यहां पर आप सभी से कि आप सभी को सिर्फ उसी डायरेक्शन में देखना है, उसी डायरेक्शन में सोचना है। ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्लास के लिए जो मैं आपको दिखाऊं, जिस डायरेक्शन में मैं आपको लेके चलूं। उसके बाद एक लेवल आएगा जहां मैं आपको बिल्कुल खुला छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा, आप जो मर्जी देखें, और जो भी है, इवन आप बाहरी किताबों से पढ़ें और अपने सवाल मुझसे पूछते रहें, कोई प्रॉब्लम। तो चलिए जी, हमारे इस अकाउंटिंग प्रोसेस में पहले हमें समझना होगा कि जो हमारे, मैंने कहा कि मल्टीपल स्टेप्स हैं, उन मल्टीपल स्टेप्स में सबसे पहला जो आता है डियर, वो समझिएगा, स्टेप 1, वो है कि हम, ऐसे मान लो एक दुकानदार अंकल है जो हमारे एरिया, मतलब जहां हम रहते हैं आसपास जरूर कोई ना कोई दुकान होती है जहां सब कुछ मिलता है, दूध ब्रेड चीनी चाय सब कुछ।
बहुत सारे आइटम्स होते हैं उनके पास, और वो जब उस एरिया में काम कर रहे हैं, वहां दुकान है, और वहां जो उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, आपको पता ही है कि जी थोड़ा सा परमानेंट हो जाते हैं। पूरा परमानेंट तो किसी को नहीं कह सकते, इंसान ही परमानेंट नहीं है इस धरती पर, तो पूरा कैसे होंगे। तो थोड़े से परमानेंट का मतलब वहां अपना लंबे समय तक रह रहे होते हैं, जान पहचान हो जाती है, और उसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि उधार खाता चल जाता है। आसपास के लोग हैं, अंकल से सामान लेते रहते हैं, वो देते रहते हैं सामान, और एक फ्रीक्वेंसी, हफ्ते के एंड में, महीने के एंड में हिसाब करके सब अपना अपना पैसा दे देते हैं। यही चलता है। अब उन अंकल को लेकर के सोचना है आपको, बिल्कुल उन्हीं के एंगल से। जो लोग उनसे पूरे महीने उधार खरीद रहे हैं, महीने के एंड में हिसाब करेंगे, पैसा चुकाएंगे, तो क्या अंकल बिना लिखे याद रख सकते हैं कि कौन कितने रुपए का किस दिन सामान लेके गया था, और पूरे महीने में किस किस दिन लिया, और मंथ के एंड में टोटल करके बता दें? अब ऐसी कैपेबिलिटी तो रेयरेस्ट कहीं हो तो हो, अदरवाइज तो होती नहीं है जनरल में। तो बिल्कुल सही का जी नहीं होता। तो हमें क्या कर, जितनी भी डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रही है, उन डे टू डे ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। उन्हें लिखने के लिए आपने सपोज एक रजिस्टर बना लिया, और मैं अभी इस रजिस्टर को एक नाम दे देता हूं, रजिस्टर 1। अब सोचना यह है कि हम उस रजिस्टर में कैसे लिखें। तो जैसे कि, तो बस अंकल ने एक रजिस्टर उठाया फटाफट से, और बस उस पर, उसके पहले पेज पर डेट डाली, सपोज आज अगर पहला दिन है, और जो भी पर्सन उधार सामान लेके जा रहा है, उस पर्सन का नाम, जो भी सामान दिया, शॉर्ट में लिख रहे हैं, रफ रजिस्टर टाइप से, उस सामान का नाम, कितने अमाउंट का था, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। तो पहले दिन जितने लोगों ने खरीदा, सबका नाम, क्या लेके गए, कितने रुपए का खरीदा, लिख लिया। फिर ऐसे ही अगले दिन, दूसरे दिन, दूसरे पेज पर अगले दिन की डेट डाली। फिर उस दिन जिन लोगों ने सामान उधार में खरीदा, उनका नाम लिख लिया। ऐसे करते करते महीने का आखिरी दिन आ गया। आखिरी दिन के लिए भी उन्होंने वही पेज के टॉप पर डेट डाली, और जो जो लोग उस दिन भी उधार सामान लेके गए, उनका भी उसी तरीके से डिटेल में लिख लिया। महीना कंप्लीट हो गया। सोच के देखिए, अपने आप को कनेक्ट करिए इस एग्जांपल से, सिनेरियो से, कि मंथ एंड हो गया। अब लोग, अंकल भी बोलना शुरू कर देंगे, कुछ लोग भी आएंगे कि चलिए अंकल हमारा हिसाब बता दीजिए कितना बन गया। तो सोचिए, क्या ये चीज आसान है, फिजिबल है? एक पर्सन आता है महीना खत्म होने के बाद, एक दो दिन बाद, कहता है अंकल जरा बताइए मेरा कितना हुआ। अंकल की दुकान पे पहले से ही कुछ लोग खड़े हुए हैं सामान लेने के लिए, और अंकल वो रजिस्टर उठा रहे हैं जिसमें उन्होंने पिछले महीने 1 तारीख से लेके 30, 31 या 28 जितने भी दिन का महीना था, हर पेज पे अंकल उसका नाम ढूंढ रहे हैं। उसके बाद एक कैलकुलेटर रख लिया, उस पर टोटल करते जा रहे हैं। तो फिजिबिलिटी सोचिए, क्या ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस लग रहा है? इतनी देर में तो जो दुकान पे सामान लेने के लिए लोग खड़े हैं, वो भी बोलेंगे अंकल लेट हो रहा है, सामान दो ना जल्दी, और हो सकता है इस बीच में और 2 लोग 4 लोग आ गए। तो अंकल के लिए क्या जरूरी है? दोनों ही चीज जरूरी है। उधार बेचा हुआ जो सामान था, उसके पैसे लेने भी जरूरी है, तो करंट में जो ग्राहक खड़े हैं वो भी जरूरी है। अब किसी ने किसी एक चीज के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो किया। उन्होंने क्या किया, उसको, जो रजिस्टर था उसको उठा के साइड में रख दिया, और जो जिनसे पैसे लेने थे उनको कहा एक काम करिए, आप शाम को आइए या कल आइए, मैं आपका हिसाब बना के रखता हूँ। तो चलिए, इस वक्त एक चीज समझ आ गई हमें, एक प्रॉब्लम समझ आ गई हमें, कि जिस तरह से हमने अपने रजिस्टर में उधार सामान देते समय डिटेल्स लिखी, उससे ये तो क्लियर हो गया कि चलो हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन क्या वो रिकॉर्ड हमारे लिए उस प्रॉपर मैनर में है, प्रॉपर सिस्टम में है, जिससे कि हम आसानी से इस बात का पता लगा सकें कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने पूरे महीने में कितने रुपए का हमसे उधार सामान खरीदा, जिससे कि हम उतने पैसे उनसे लेंगे? मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो चलिए, अब मैं ऐसे कहूंगा कि मान लो पहले महीने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया, दूसरे महीने अंकल को जब अकल आ गई थोड़ी सी, तो उन्होंने अब एक दूसरा तरीका अपनाया। और वो दूसरा तरीका क्या था? उन्होंने दूसरे महीने के लिए जो नया रजिस्टर बनाया, उस रजिस्टर में
उन्होंने पेज पर डेट, जो पहला पैटर्न था टॉप पर डेट डाल करके और फिर कौन कितने का सामान खरीद रहा है, ये तरीका ना यूज करके उन्होंने क्या किया, हर पेज के टॉप पर एक पर्सन का नाम लिख दिया। पहले पेज पर मिस्टर ए, दूसरे पर मिस्टर बी, तीसरे पर मिस्टर सी, चौथे पर मिस्टर डी। और उन्होंने ये इंश्योर किया कि अब वो पहले पेज जिस पर मिस्टर ए का नाम लिखा है, उस पेज पर वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए की ही ट्रांजेक्शन लिखेंगे, जो भी वो खरीदेंगे। तो अब जो हम रजिस्टर टू, जिसमें पर्सन वाइज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, जरा और सोचते हैं। मान लो अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही है कि ठीक है, फिर हम रजिस्टर वन नहीं बनाएंगे, फिर हम डे वाइज या डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम तो सीधा पर्सन वाइज रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए मैं आपके इस विचार पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। मान लीजिए आपके पास अंदाजन करीब, ज्यादा नहीं तो 100 लोग, 100 पर्सन्स हैं जो आपके नियर बाई रहते हैं और आपकी दुकान पे से उधार सामान लेते हैं। और एक टाइम पर सपोज, कई बार ऐसा होता है कि एक साथ क्राउड आ जाता है, एक बंदा लेके गया, मान लो उसका जो भी नाम है, अब आप पूरा रजिस्टर में उसका पेज ढूंढ रहे हैं, कहाँ है, इतने में 4 लोग खड़े हैं, वो देर हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो सोच के देखिए कि रियल टाइम आपके लिए पर्सन वाइज रजिस्टर जो हमने बनाया है, रजिस्टर टू जिसकी बात कर रहे हैं, क्या उसमें पॉसिबल है हमारे लिए रियल टाइम लिखना? तो हमें नजर आया कि जी नहीं, हो सकता है हमें उतना समय मिले, कई बार तो हो सकता है ना मिले। अब हम अपनी दुकान पर कस्टमर्स को वेट करवाएंगे कि नहीं जी पहले मैं लिख लूं जिसका सामान है उसके पेज पर तब दूंगा, तो हो सकता है बाजू वाली दुकान पर चला जाएगा। बिजनेस लॉस है आपका, आप ये रिस्क भी नहीं उठाना चाहेंगे। तो अब एक चीज समझ आ गई कि काम करते हैं, दोनों रजिस्टर बनाते हैं। रजिस्टर वन हमारा एक तरह का, अगर मैं कहूं तो वो रफ रजिस्टर है। रफ रजिस्टर का मतलब है कि वो आपने खोल के रखा हुआ है साइड में, जैसे ही कोई सामान लेके गया, टॉप ऑफ द पेज आपने आज की तारीख डाल दी, बस अपना फटाफट फटाफट जल्दी ऐसी राइटिंग में लिख डाला जो आपको समझ आए तो भी चलेगा, बस आपने फट 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 लिख दिया जैसे कोई लेके जा रहा है। सो कंपैरेटिवली हमें रजिस्टर वन जो कि रफ रजिस्टर है, जिसमें डेट वाइज लिख रहे हैं, उसमें पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसकी ट्रांजेक्शन है उसके पेज पे लिखो, एक ही पेज पे लिखते जा रहे हो आप पूरे दिन की ट्रांजेक्शन। और जब भी आपके पास दिन में समय हो, ऑब्वियसली कई बार ऐसा समय आता है जब दुकान पर ग्राहक नहीं होंगे, आपके पास खाली समय होगा, और मान के चलो दिन में ना आए तो शाम के टाइम तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेट होता जाएगा वैसे वैसे क्राउड कम होता ही चला जाएगा। तो बस अब आप एक काम कर लीजिए, 10 15 20 मिनट का समय शाम को थोड़ा सा और रुकने का बनाए। रजिस्टर वन में से आज की दिन जितने लोगों ने सामान आपसे खरीदा, बस रजिस्टर वन से देख देख करके रजिस्टर टू में हर किसी के पेज पे लिख दीजिए। और यहाँ गलती होने का भी चांस कम है। देखिए अगर आप रियल टाइम लिखेंगे तो हो सकता है किसी का सामान किसी के दूसरे के पेज पे लिख दिया जल्दी जल्दी में, एक नाम के 2 व्यक्ति हैं, नहीं डिसाइड कर पाए कौन सा था। सो दैट मीन्स हमारी अप्रोच अब क्या निकल करके चल रही है कि हम रजिस्टर वन बनाएंगे जी, उसे स्किप नहीं कर सकते, जो कि हमारा एक तरह का रफ रजिस्टर है, जिसे हम डेट वाइज बनाएंगे, समझ रहे हैं, जिसको मैंने डे टू डे लिखा है, तो मैं इसे डेट वाइज कह दूं। और हम उसके बाद उस रजिस्टर वन की हेल्प से अपना जो स्टेप टू है, रजिस्टर टू जो पर्सन वाइज है, उसमें इंफॉर्मेशन को लिख देंगे, पोस्ट कर देंगे। अब जी आपके 2 रजिस्टर हो गए तैयार। अब सोच के देखते हैं दूसरा महीना कितना शानदार बीता होगा आपका पहले महीने की तुलना में। क्यों? क्योंकि जैसे ही महीना खत्म हुआ तो आपको अब रजिस्टर वन को रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्टर वन से आपने हर रोज डे एंड पर अपने रजिस्टर टू पर्सन वाइज में हर किसी व्यक्ति के पेज पर उसके द्वारा आपके यहां से लिए गए सामान को चढ़ा दिया है, किसने कितना सामान लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जब आपका रजिस्टर टू जिसके टॉप ऑफ द पेज पे पर्सन का नाम लिखा है, तो पता है जब आप वहां पर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? तारीख, भाई किस दिन लिया, क्योंकि वो
उस व्यक्ति का पूरे महीने का ही तो पेज है। सोच के देखो, आपने टॉप ऑफ द पेज तो लिख दिया मिस्टर ए, लेकिन वो मिस्टर ए महीने की पहली तारीख को, दूसरी को, तीसरी को किस दिन कौन सा सामान ले रहे हैं ये भी तो जरूरी है ना। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे रजिस्टर 1 जिसमें हमने टॉप ऑफ द पेज डेट डाल दी, क्या उसमें अब हर ट्रांजैक्शन के सामने डेट लिखनी जरूरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर लिखी तो है वो डेट। एक दिन का एक ही पेज तो है आपका, या मान लो 2 पेज में आता है तो दूसरा पेज, आप जब टॉप पे डेट लिख दी दैट मीन्स उस पेज पे लिखी हुई सारी ट्रांजैक्शन किस तारीख की है? जो ऊपर लिखी हुई तारीख है उसकी है। तो वो तारीख आप बार बार हर ट्रांजेक्शन के सामने लिखो तो वो तो बेवकूफी कही जाएगी, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो यानी कि अगर आप डेट उस पेज के टॉप पर लिखते हैं तो जब नीचे ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यक्ति कौन है, सामान क्या था, कितनी वैल्यू का था। करेक्ट। जब आप रजिस्टर 2 में व्यक्ति का नाम ऊपर लिख चुके हैं तो अब नीचे रजिस्टर 1 की तरह व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी है? नहीं, आपको पता है सारी ट्रांजैक्शन उस एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है जिसका नाम ऊपर लिख दिया गया। लेकिन अब जरूरी हो जाता है कि किस दिन कौन सा सामान था, तो इसलिए रजिस्टर 2 में आपको तारीख लिखनी होगी, सामान लिखना होगा और पैसा लिखना होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो अब चलिए जी, महीना सेकंड जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया और हमारे पास रजिस्टर 2 रेडी है। रजिस्टर 1 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रजिस्टर 1 से हमने डेली बेसिस पर रजिस्टर 2 में सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स लिख दी हैं। अब कोई आता है कि मेरा सामान मतलब मेरा कितना हुआ हिसाब, तो आपने क्या करना है, उसका पेज पलट के ढूंढ के उसका ग्रैंड टोटल बता देना है कि जीतना है। मान लो महीने के आखिरी दिन आपने थोड़ा ज्यादा समय लगाया, आखिरी दिन की ट्रांजेक्शन लिखने के साथ साथ आपने हर पेज का टोटल भी कर दिया। तो अब आपको करना क्या है, बस उसका पेज ढूंढना है और टोटल आपने कर ही रखा है, बता देना इतने हुए, लाओ जी फटा। अब यहां तक सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड नजर आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको एक चीज, एक जो फील है वो आनी चाहिए, और वो क्या है वो समझिए। बेशक आपका रजिस्टर 2 पर्सन वाइज है, ग्रैंड टोटल पेज का हो रखा है, आपको बस वो पेज ढूंढ के बता देना जी इतना हुआ, बट फिर भी सेम चीज कहूंगा, मान लो क्राउड बहुत ज्यादा आ गया एक साथ, आपके पास उतना फुर्सत होगा कि हर किसी का पेज ढूंढ के बताएं उसका ग्रैंड टोटल कितना है? थोड़ा सा वहां मुश्किल होगा, उतना तो नहीं जितना फर्स्ट केस में हो रहा था, बट कुछ तो होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा है कि इसका कोई और तरीका निकलना चाहिए, मतलब हमें अपने इस सिस्टम को थोड़ा और बेहतर करना होगा, थोड़ा और इंप्रूव करना होगा। तो चलिए जी, एक आइडिया दे देता हूं। ऐसे मान लो दूसरे महीने तो आपने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया जी। तीसरे महीने का सबसे पहला काम, हर रोज आप रजिस्टर 1 बनाते थे, टॉप ऑफ द पेज डेट, उसके बाद पर्सन का नाम, सामान, रुपए। दिन खत्म होने पर, डे एंड होने तक, मतलब आप क्या करते थे, उस पूरे दिन की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उन्हें रजिस्टर 2 में जिस व्यक्ति की है उस व्यक्ति के पेज पर लिख दे रहे हैं। जैसे ही महीना खत्म हुआ, सपोज अगर आज महीने का आखिरी दिन है, तो आपने जैसे ही अपना रजिस्टर 2 प्रिपेयर किया, ग्रैंड टोटल किया, आपने कहा ठीक है आज और 10 मिनट काम कर लेते हैं। आपने ना सर एक समरी बनाई, और वो जो आपने समरी बनाई, अब सुनिए उसमें क्या किया। आपने एक पेज लिया, एक सिंगल पेज, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने वो सिंगल पेज लिया और रजिस्टर 2 का पहला पेज खोला, उस पर लिखा था मिस्टर ए, आपने लिखा मिस्टर ए, उसके सामने उसका पैसा, उसका जो भी अमाउंट है, फिर पेज पलट के मिस्टर बी, उसके सामने उसका ग्रैंड टोटल। मतलब आपने रजिस्टर 2 में पर्सन वाइज जो ग्रैंड टोटल था पूरे महीने का, वो एक सिंगल पेज पर उस व्यक्ति का नाम और उसके सामने उसका टोटल लिख दिया। और अब आपके पास है मात्र सिंगल एक पेज, जिसमें उस पूरे महीने सभी लोगों ने जो आपसे सामान खरीदा है उसका ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति से आपको कितने पैसे लेने हैं। तो बताइए, सेकंड फेज की तुलना में ये जो तीसरा फेज है, जहां पर अब आपके पास सिर्फ एक ही पेज है, वो आपने ऊपर रखा हुआ है, कोई आया मेरा कितना हो, बस उसी पेज में से देख के बता देना इतना हुआ, रजिस्टर 2 के पन्ने भी नहीं पलटने वाले। सो मतलब हमने यहां पर हर स्टेप में जो कोशिश की वो अपने लिए ईज, आसानी, चीजों को आसान बनाया। दूसरी चीज, समय बचाया। तीसरी चीज, जो हम रियल टाइम अगर यही सारी कैलकुलेशंस करते तो बहुत सारी
पॉसिबिलिटी ऑफ एरर थी वो अब नहीं होंगी, क्योंकि हमने एकदम प्रॉपर, जब समय था हमारे पास उस चीज को बनाने का, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमने अपनी कैलकुलेशंस किए हैं, रजिस्टर्स बनाए हैं, टोटल किया है, तो गलती होने का चांस पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लो कोई व्यक्ति आपसे कहे, जब आप समरी रिपोर्ट जो आपकी स्टेप 3 में बनी है उसमें से देख करके जब आप ये बता रहे हैं कि कितना पैसा, मान लो कोई मिस्टर के आते हैं, कहते हैं मेरा कितना हुआ, दुकानदार अंकल ने बताया आपके हुए जी 875 रुपए। कहते हैं इतना कैसे हो गया, मैंने तो कुछ लिया ही है। बोले फुर्सत में आना, पेज दिखा देंगे। हाँ, रजिस्टर 2 में से पेज दिखा दें, क्या दिक्कत है भाई, वहां तो लिखा है ना किस किस तारीख में क्या क्या सामान लिया था। समरी पेज में ही तो टोटल है, वो आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए तो बनाया हुआ है, ऐसा थोड़ी है रजिस्टर 2 फेंक दिया हमने। तो डियर, इन 3 स्टेप्स के जरिए अब आप मुझे सोच करके बताएं। हाँ, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि हम रजिस्टर 1 में लिखते हैं, फिर 2 में डालते हैं, फिर 3 में समरी बना रहे हैं मंथ एंड पर, वो एक बार का काम। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पूरा प्रोसेस आपको बड़ा ही सिस्टमेटिक, बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड नजर आ रहा होगा। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एकदम तरीके से फॉलो करेंगे, तो क्या आपको लगता है कोई भी गलती होने का चांस या कुछ छूटने का चांस है? बिल्कुल भी नहीं। तो डियर, ये जो अभी हमने एक दुकानदार अंकल का सिनेरियो बनाया, सही मायने में अगर मैं आप लोगों को कहूं तो यही तो अकाउंटिंग प्रोसेस है। और इन्हीं स्टेप्स को हम अपनी अकाउंटिंग में, जो इनके टेक्निकल टर्म्स हैं, जो इनके टेक्निकल नाम हैं, आ जाते हैं जी उस पर। तो डियर, सबसे पहले जो हम अपना रजिस्टर 1 बनाते हैं, जिसमें हमने डेट वाइज ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रखा है, वो डेट वाइज ट्रांजेक्शंस का जो रिकॉर्ड है उसको आप क्या बोलते हैं? ये इसका टेक्निकल नाम है। जब आप अपनी जर्नल एंट्री जो आपने हर रोज किए हैं, हर रोज अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है एक अकाउंटिंग के द्वारा डिफाइन किए गए फॉर्मेट में, तो उस हर एंट्री को आपको हर व्यक्ति के पेज पर लिखना है, जिससे कि मंथ एंड पर, ईयर एंड पर टोटल होके पता चल सके कि उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है या कितना देना है। उसको हम क्या बोलते हैं? लेजर, जिसको आप लेजर कहिए या आप अकाउंट्स भी कह सकते हैं। जी हाँ, अब आप एक बात बताइएगा सोच करके, जो रजिस्टर 2 में हमने एक डेडिकेटेड पेज एक व्यक्ति के लिए रखा, क्या उस पेज को उस व्यक्ति का खाता नहीं कह सकते? वही तो होता है लेजर, वही तो होता है खाता, और क्या है। और जो समरी है हमारी, हम बोलते हैं टेक्निकली ट्रायल बैलेंस। तो आपको इन टेक्निकल जो टर्म्स हैं, इनको याद रखने के लिए, समझने के लिए बस बेसिक रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हम कर क्या क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे जरूरी चीज, जब आपके पास किसी काम को करने से पहले उसके क्यों का जवाब होता है ना, आप उस काम को बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, यकीन मानिए। और अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब हम एमलेस हैं, एजेंडा ही नहीं है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो यकीन मानिए आपको ये तक नहीं पता चलेगा कि वो आपका काम कितना हुआ, कितना करना था, ना आपके पास कोई अप्रोच होगी, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता चलने वाला। और सबसे बड़ी बात, एक समय बाद आपका इंटरेस्ट भी फेड हो जाएगा, मन भी नहीं करेगा, बोल छोड़ना, क्यों कर रहा हूँ। यही आता है ना सवाल, क्यों कर रहा हूं मैं। अगर इस क्यों का जवाब आपके पास पहले से हो तो आपको पता है आप क्यों कर रहे हो। चलिए जी, अब जब भी हम अकाउंटिंग की नॉर्मली डेफिनेशन जो किताबों में पढ़ी, रटी, सीखी, तो डियर हमारे इस पहले स्टेप को कहा जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरे वाले को आप क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। और तीसरे वाले को समराइजिंग। अब समझिए इन तीनों का, अगर आप याद करें जो आपका रजिस्टर 1 था सर, आप उसमें कर क्या रहे थे? आप उसमें ट्रांजैक्शंस को ही तो रिकॉर्ड कर रहे थे। इसीलिए हम अपने पहले स्टेप को कहते हैं दैट इज जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस।
जो दूसरा स्टेप था, दूसरा रजिस्टर था, उसमें हम क्या कर रहे थे, जिस व्यक्ति की ट्रांजैक्शन है उस व्यक्ति की ट्रांजैक्शन को उसी के डेडिकेटेड स्पॉट पर, डेडिकेटेड पेज पर लिख रहे थे। इट वॉज क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन का मतलब कहानी के जरिए समझाता हूं। हम सब स्कूल में पढ़े हैं जी, थोड़ा सा अपना अनुभव बताता हूं। अब ऐसे मान लीजिए कि जब स्कूल में जाते हैं, जैसे लेट कई बार हो जाते हैं, तो ऐसे मान लो जी स्कूल जा रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा लेट होने पर, अब लेट होने पर हम कई बार देखते थे कि अगर मैं बात करूं उस स्कूल लेवल की जहां पर 9th 10th 11th 12th वाले लेवल की बात कर रहा हूं, अर्ली में भी होता है, तो उस सिचुएशन में ऐसे मान लो जब लेट है, तो अगर मैं अपना बता रहा हूं तो क्या था कि जो टीचर, कुछ लोग गेट के बाहर खड़े हो जाते थे, बिल्कुल गेट के बाहर, स्कूल के गेट के, मेन गेट के बाहर, और उनमें खासकर वो टीचर होते थे जो स्कूल में सबसे खतरनाक माने जाते हैं, जिनसे सब बच्चे डरते हैं। बड़ा अच्छा सा दिखने वाला डंडा भी होता है उनके हाथ में। आजकल तो खैर कहानी और है कि बच्चे पे आप डंडा छोड़िए हाथ भी नहीं दिखा सकते, लगाना तो दूर है। नहीं, मान लो स्कूल का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, देखा टीचर बाहर खड़े हैं, तो वो टीचर का यही कहना होता था बाहर खड़े होकर के कि दौड़ के चलो, क्योंकि पहले से ही लेट हो और आराम से टहल टहल के और आ रहे हो। तो बस जी उनको देखने के बाद दौड़ना शुरू, जैसे ही वो कहते थे दौड़ के चलो, हाथ में डंडा रहता था। अब जैसे ही स्कूल के गेट में अंदर जाने के लिए उनके बराबर से निकलना होता था, तो उनका डंडा एकदम घूमता हुआ आता था। अगर आपकी स्पीड तेज तो बच गए, नहीं तो डंडा अपना काम कर ही देता था। चलिए जी दौड़ते दौड़ते अंदर पहुंचे प्रेयर प्रेयर ग्राउंड में। अब वहां पर लाइन लगी होती थी, और वहां पर भी जैसा कि जो टीचर लोग होते हैं वो चारों तरफ खड़े होते हैं, कुछ स्टेज पर तो कुछ साइड में। अब ऐसे मान लो कि जब प्रेयर ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर भी, अब मान लो मेरी लाइन सबसे लास्ट में है, अब मुझे वहां तक पहुंचना है, देखा उस बीच में 4 टीचर खड़े हैं, पहले ने लगा दिया, लेट आते उस समय से नहीं आया जाता। अब दिमाग चला कि यार अगर मैं अपनी लाइन तक जाऊंगा तो बीच में 3 और टीचर है, हो सकता है वो लगाएंगे तो सुबह सुबह जरूरत से ज्यादा डोज मिल जाएगी। तो क्या हुआ कि जो भी लाइन पहली मिली बस खड़े हो गए उसमें, जो भी लाइन पहली मिली खड़े हो गए। चलिए जी प्रेयर पूरी हो गई। अब सोचिए और बताइए कि मैं जिस लाइन में प्रेयर के समय लग गया हूं, वो हो सकता है किसी और क्लास की हो। अब कौन सा उस समय आईडी देख करके लगाया जाता है लाइन में, कहीं भी खड़े हो तो क्या मैं प्रेयर के बाद उसी क्लासरूम में जाऊंगा? मैं तो अपनी में ही जाऊंगा ना भाई, जहां मेरी क्लास है, जहां मेरा बेसिकली जो भी क्लासरूम है, वहीं तो मेरे सब्जेक्ट, मुझे मेरी क्लास पढ़ाई जाएगी। तो अब इसको ऐसे समझिए कि जब हम मतलब प्रेयर ग्राउंड में हैं, या कोई किसी भी लाइन में मिक्सअप पड़ा है, वैसे तो खैर टीचर कहते थे अपनी लाइन में लगना, बट स्टिल कोई किसी की में लग जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वहां से आगे क्लास में जा रहे हैं, तो फिर तो आप जिस क्लास से बिलोंग करते हो आपको उसी में जाना होगा। तो ये जो फेज है, इसी को तो क्लासिफिकेशन कहा गया है, कि आप एक जगह जहां कॉमन है, जहां आप मिक्स हैं, मल्टीपल क्लास के बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही आप उस कॉमन जगह से अलग अलग जाएंगे तो आपको अपनी ही रेस्पेक्टिव क्लास में जाना पड़ेगा। दैट प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा यहां सेकंड स्टेप है डियर, हम इसमें यही तो कर रहे हैं कि जो हमने पहले स्टेप में सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी एक ही जगह लिख रखी है, 10 के 10 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की, जब उन्हें हम पर्सन वाइज लिखेंगे तो मिस्टर ए की ट्रांजैक्शन को मिस्टर ए के पेज पे ही तो लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? अब ऐसा थोड़ी है मिस्टर ए की ट्रांजैक्शन को बी के पेज पे लिख दो, यानी कि ठीक उसी तरह कि मैं अपनी क्लास की बजाय दूसरी क्लास में चला जाऊं। तो जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, दैट मींस एक कॉमन डेटा से, एक कॉमन इंफॉर्मेशन सोर्स से आप जब उस इंफॉर्मेशन को उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पर ले जाते हैं कि जी ये इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी है, इसको यहां पर लिखना चाहिए, दैट फेज, दैट प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो चलिए जी, हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हम अपनी हर ट्रांजैक्शन को उसी ट्रांजैक्शन के ग्रुप या नेचर से जुड़ी हुई, या जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के ही पेज पर लिखते हैं, जिसको हमने नाम दिया था लेजर या अकाउंट्स। और उसके बाद जब हमने क्लासिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर दिया,
अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को उनके डेडिकेटेड पेज पर लिख दिया और एट द एंड ग्रैंड टोटल कर लिया हर पेज का। तो बस अब हमने क्या किया, समरी ही तो बनाई। तो जो लास्ट स्टेप है समराइजिंग, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे स्टेप 2 में, लेट सपोज अंकल वाले एग्जांपल की बात करें, अगर उनकी दुकान से 100 लोग सामान खरीदते थे तो 100 पेज पर 100 लोगों का ग्रैंड टोटल है, किसने कितने का सामान खरीदा उस महीने में। तो हमने उसकी समरी तो बनाई थी, जिसको मैंने स्टेप 3 में लिखा भी वही था, समरी रिपोर्ट, व्यक्ति का नाम और उसका टोटल, व्यक्ति का नाम और उसका टोटल, एक पेज पे लिख दिया, खत्म काम। तो समराइजिंग का मतलब है कि जो हमारे पास पूरे लेजर्स हैं, पूरे अकाउंट्स हैं, उनका जो ग्रैंड टोटल है या जो बैलेंस है वो हम एक सिंगल डिस्प्ले में या सिंगल पेज पे लिख लेते हैं, और उसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। तो आपकी अकाउंटिंग में डियर ये 3 मेन फेज आते हैं, और इन 3 मेन फेज के बाद शुरू होती है आपकी आखिरी कार्यवाही, और वो है, जरा सोचेंगे अब 1 मिनट के लिए। एक बात बताओ, अब तक जितना काम करा हमने इन 3 स्टेप्स में, अभी तक हमारे इन 3 स्टेप्स में जितना भी हमने काम करा है, जरा सोच के बताओ, पता चला कहीं आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी तो पता ही नहीं चली अभी तक। जी हाँ। तो होता क्या है, हम अपने स्टेप 3 तक अपनी कुछ रिपोर्ट्स बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने आखिरी स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपका डेडिकेटेडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और भी कुछ रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि जो 4th स्टेप है वो यकीनन बहुत आसान है। कब? जब आपके पास स्टेप 3, जिसको समरी रिपोर्ट कहा जा रहा है, जिसको ट्रायल बैलेंस कहा जा रहा है, अगर वो है तो इसके बाद तो आपको बस कुछ नहीं करना, यहां से उठा करके इंफॉर्मेशन को बांटना है। जो इनकम और खर्चे के उसे अलग लिख दो, उसमें से अपनी इनकम में से खर्चे माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। जी हाँ। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा जी, अपने इसी पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा फिर से एक बार डिस्कशन में लूंगा, और इस डिस्कशन में मैं अपने एग्जांपल को, जो अंकल की दुकान तक सीमित था, बढ़ा करके एक बिजनेस पे लेके आऊंगा। तो चलिए मान लीजिए इस बार एक कोई बहुत बड़ा बिजनेस है। सबसे पहला स्टेप क्या है, डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स लिखी जा रही होंगी। अब पॉइंट आता है कि जो डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स लिखने की हम बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक सिनेरियो में सोचिए एक बिजनेस में कैसे लिखी जाती होंगी। तो मैं बताता हूं, आपके पास जब आप किसी भी कंपनी या बिजनेस एंटिटी का इस अकाउंटिंग प्रोसेस को कर रहे होंगे, तो आपके पास क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन से जुड़ी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं आपकी, उन ट्रांजैक्शन से जुड़े आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। जस्ट लाइक कोई इनवॉइस होगा, बिल, आपने अगर परचेज किया है, खरीदा है तो उसका बिल होगा, बेचा है तो उसका बिल होगा, आपने किसी से कोई लेन देन किया है तो आपके पास वाउचर्स होंगे, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट होगा जिसके जरिए आपको जानकारी रहेगी कि आखिर क्या ट्रांजैक्शन और किसके साथ हुई है। अब बड़े लेवल पर जब बिजनेस में सोचते हैं तो वहां तो सिंपल सी बात है, कोई भी लेन देन होगा तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो एक्सचेंज होगा, बिना डॉक्यूमेंट के थोड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। अब दुकानदार अंकल की बात तरह थोड़ी है कि बाजू में बंदा रहता है, उसको बिल देने की जरूरत नहीं है, सामान लेके गया, लिख दिया बिना उसके रजिस्टर। लेकिन जब बिजनेस की बात आएगी तो वहां तो कुछ भी खरीदेंगे, कुछ भी बेचेंगे, कोई भी सर्विस लेंगे, सबके लिए डॉक्यूमेंट होगा हमारे पास। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमारे पास हर ट्रांजैक्शन से जुड़ा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। और देखिए, जब बिजनेस के एंगल से बात की जाती है तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना मस्ट है, कंपलसरी है, वरना आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि आपने ये पर्टिकुलर खर्चा किया है। वरना आप क्या करोगे, बिना बिल के खर्चा दिखाने की जब बात आएगी
मान लो साल के एंड में आपको पता चला 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, फिर आपको ये भी पता चला ओहो इस पर तो टैक्स देना पड़ेगा 30% से 15 लाख तो सरकार ही ले जाएगी। बोले इसको कम करो, कैसे करें? बोले खर्चे दिखा दो। अब आपने बिना बिल के खर्चे दिखा दिए, मैंने ये भी खरीदा, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, प्रॉफिट ला के रख दिया 2 लाख का। सरकार पूछेगी नहीं, जो खर्चा किया उसका सबूत दो, बिल दिखाओ, पार्टी को पेमेंट की होगी पेमेंट दिखाओ, वरना तो आप तो सरकार को चूना लगाने के लिए बोल दोगे हमें तो कभी मुनाफा हो ही नहीं रहा। अब बात अलग है, बैकडोर से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब इसके लिए आप जानते हैं कंपनीज की ऑडिट होती है। जब ऑडिट होती है तो ऑडिटर आकर के करता क्या, यही चीजें तो चेक करता है। जो आपने अपने खर्चे बताए वो आपसे खर्चों के बिल मांगता है, उन बिल्स को वैलिडेट करता है, चेक करता है वो बिल जेन्युइन है कि नहीं है, उनके अगेंस्ट पेमेंट ट्रैक करता है। तो चलिए जी, इस प्रकार हमारे पास जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं डे टू डे बेसिस पर बिजनेस में, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हाँ, आज की डेट में ये डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके पास फिजिकल ना होकर के सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, पीडीएफ, कोई बात नहीं चलेगा, डिजिटल कॉपी भी वैलिड है। तो चलिए जी, हमारे पास जब ये ट्रांजेक्शन्स होंगी, मतलब ये डॉक्यूमेंट होंगे ट्रांजेक्शन्स के, तो उसके बाद हमें क्या करना है, अपना रजिस्टर 1 प्रिपेयर करना है, जो आज की डेट में हम सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं सर। और सॉफ्टवेयर के जरिए नहीं भी करते हैं तो भी जर्नल एंट्री तो एक ही तरीके से रिकॉर्ड होती है। तो बात करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रांजैक्शंस के हमारे पास, उनसे हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हम ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज लिख रहे हैं। अब पॉइंट आता है कि सर डेट वाइज सिंपल रजिस्टर में लिखने पर जो हम ट्रांजैक्शंस लिख रहे थे, और ये जो आप जर्नल एंट्री कह रहे हैं जो कि एक अलग जैसा नाम लग रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप इसके बारे में जानते हैं कि ये तो कहानी अलग है, आखिर ये क्यों आई? हमारे सिर्फ उस रजिस्टर में नाम के साथ उसकी डिटेल लिख देने से काम क्यों नहीं चला? तो मैं बताता हूं जी इसका एक रीजन। मुझे आप एक एग्जाम्पल दूंगा एक कहानी के तौर पे, समझ करके अपना जवाब देंगे। मान लीजिए एक स्कूल या कॉलेज, और एग्जाम का जब समय आता है तो आप जानते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है, एग्जाम फॉर्म। अब सपोज नोटिस बोर्ड पर नोटिस लग गया, एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, और आपको बताया गया कि कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है, अपने आप से ब्लैंक A4 साइज का पेपर उठाओ, नोटिस बोर्ड पर कंटेंट लिख दिए गए कि किस किस कंटेंट की जानकारी आपको देनी है, बोले वो लिख करके एग्जाम डिपार्टमेंट में जमा करा दो। अब हर किसी ने ब्लैंक A4 पेपर उठाया, जो भी 8 10 12 पॉइंट्स पर आपको जानकारी देनी थी, नाम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट्स, इस तरह की जो भी जानकारी थी, वो सभी ने उस ब्लैंक पेपर पर अपने हिसाब से लिखी और दे दी। तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि हर कोई अपना नाम तो सबसे पहले लिखेगा। हो सकता है कोई और महान निकले जो अपना नाम ऊपर न लिख के लास्ट में लिखते। आइडियली तो हर कोई अपना नाम तो सबसे ऊपर लिख देगा, लेकिन बाद के जितने भी कंटेंट हैं, क्या वो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगे? कोई अपनी क्लास दूसरे नंबर पर लिख रहा है तो कोई लास्ट में लिख रहा है, कोई सेक्शन तीसरे नंबर पर लिख रहा है तो कोई कहीं लिख रहा है। अब इस तरह से बड़े ही एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में जब वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे एग्जाम डिपार्टमेंट में, जो भी एग्जाम डिपार्टमेंट में बैठ करके उस रिकॉर्ड को बनाएगा और आपके हॉल टिकट्स जनरेट करेगा, एडमिट कार्ड जनरेट करेगा, पागल हो जाना है वो। क्योंकि उसे हर पेज में वो ढूंढना पड़ेगा कौन सी जानकारी कहाँ है। क्या सुझाव देते हैं आप, इसका बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? क्या हमें ब्लैंक पेपर पर जो हमने कहा लिख करके देने के लिए ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए, या कुछ और? आप लोग उस प्रोसेस को रियल में एक्सपीरियंस करके आए हैं, तो बताइए क्या होता है। एक पहले से बना हुआ फॉर्म होता है, पहले से बना हुआ, उसमें लिखा है नेम के सामने नेम लिखना है, क्लास के सामने क्लास दूसरे नंबर पे है, तो हर बच्चे के लिए उस फॉर्म में क्लास दूसरे नंबर पे ही मिलेगी। सो दिस इज अ सिस्टमेटिक फॉर्म। इससे क्या होगा कि जब वो फॉर्म सबमिट होंगे, तो जब भी उन फॉर्म्स को फर्दर रिकॉर्ड के लिए, हॉल टिकट्स के लिए प्रोसेस किया जा रहा होगा, तो बड़ी आसानी से, ठीक है जी, पता है 2 फॉर्म सामने से निकलने के बाद तो माइंड और आंखें सेट हो जाएंगी कौन सी चीज कहां मिलनी है, काम आसान हो जाएगा, समय बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे। तो जी बस कुछ ऐसा ही था। अगर हम रजिस्टर 1 को
लोगों को अलाउ कर देते अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी सहूलियत के हिसाब से लिख दो, तो बस फिर क्या था, ऑडिटर बाल खींच लेता अपने। हाँ, उसे अलग अलग तरह से वो लिखी मिलती ट्रांजेक्शन। तो इसलिए हमने क्या कहा कि देखिए एक काम करिए, हमने ठीक ये किया। एक आखिरी और छोटा सा सवाल, और उसके बाद आपको जर्नल एंट्री के बारे में बात और बताऊंगा। मैंने लिखा ये एक अल्फाबेट, अगर मैं आप सबसे पूछूं बताइए क्या लिखा है मैंने। हाँ जी, जोर से आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताइए, अब आप सभी इसको ए इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक पहले से फिक्स प्री डिफाइंड फॉर्मेट, डिजाइन या जो भी है कि जी ऐसे बनेगा तो ए बोलना है, करेक्ट ना। सोच के देखो, अगर कोई इसका डिजाइन फिक्स नहीं होता और कोई उल्टा सिल्टा सिंबल बना कहता मेरे लिए तो यही ए है, तो मैं नहीं आता तो मैं क्या करूं, बताइए कैसा होता हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बस इसी सब को ध्यान में रख करके जर्नल एंट्री को बेसिकली आप ऐसे समझिए, ये एक वो प्री डिफाइंड आप कहें तो फॉर्मेट एंड सिस्टम है, यानी कि ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट एंड सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाए ये बताया हुआ है, पहले से फिक्स है। उससे क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन मान लो हमने किसी पार्टी से कुछ माल खरीदा, परचेज की, तो इस जर्नल एंट्री सिस्टम में जो पैटर्न है, हम बात करेंगे इस पे, उस पैटर्न से जब हर कोई व्यक्ति लिखेगा तो बताइए किसी तीसरे व्यक्ति को पढ़ने में कोई दिक्कत आएगी कि वो परचेज की ट्रांजैक्शन है? क्या वो कभी कंफ्यूज होगा कि परचेज की जगह सेल तो नहीं है, किसी को पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, किसी से पैसा तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक वैसे कोई कंफ्यूज नहीं होगा जैसे आपने जब इस अल्फाबेट को पढ़ा था, जैसे सबने पढ़ा इसको ए, ऐसे ही जब एक प्री डिफाइंड सिस्टम है कि परचेज की एंट्री को, परचेज की ट्रांजैक्शन को आपको ऐसे ही लिखना है, तो ठीक है हर कोई वैसे ही लिखेगा। और जब हर कोई वैसे ही लिखेगा तो पढ़ने वाला हर कोई उसका मतलब वही निकालेगा जो उसका एक्चुअल मतलब है। अगर हम रजिस्टर में उनके अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखने के लिए दे दें तो कोई लिखेगा परचेज गुड्स फ्रॉम फलाना, बॉट गुड्स फ्रॉम फलाना, फलाने ने गुड्स हमको बेचा। देयर आर सो मेनी वे टू राइट। तो इसलिए जर्नल एंट्री इज नथिंग जस्ट सिंपल एक वो प्री डिफाइंड सिस्टम एंड फॉर्मेट है अपनी ट्रांजेक्शन को लिखने का, जिसका बेनिफिट ये होता है कि उस ट्रांजेक्शन का मतलब हर कोई वही निकालेगा जो एक्चुअल है। क्योंकि जरूरी नहीं है